हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो हमने एक्सेल का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है। मैं प्रीवियस क्लास का इसलिए डिस्कस करवाती हूँ साथ में क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम रिवाइज़ करेंगे उतना ही हमें याद रहेगा। इसलिए अगर मैं नेक्स्ट क्लास डालती हूँ तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल बनाते हैं तो फाइल के दो नाम होते हैं, एक तो प्राइमरी नेम होता है और दूसरा एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, जो एक्सटेंशन नेम होता है MS एक्सेल फाइल का वो 2003 में होता था .xls और 2007 में होता था .xlsx। ठीक है, जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती हैं उसको वर्कबुक कहते हैं। MS एक्सेल की वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं और उसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, और इसको वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, जिस नाम से फाइल को सेव किया जाता है वह नाम जो होता है वो टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर एक्सेल शीट में ब्लू कलर की एक पट्टी दी होती है, उसको टाइटल बार कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आता है बुक 1। ठीक है, एक्सेल की शीट में राइट हैंड साइड पे 3 बटन दिए होते हैं। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का। ये बटन 3 होते हैं पर ये 4 काम करते हैं। जो मैक्सिमाइज का बटन होता है वो करता है रिस्टोर भी करता है और मैक्सिमम भी करता है। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन के बराबर एक्सेल को बड़ा करना हो तो मैक्सिमाइज और अगर छोटा करना हो तो रिस्टोर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इनकी जो इनके जो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल बटन भी कहते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमाइज होता है इसकी शॉर्टकट कीज़ होती है Ctrl+F10, मिनिमाइज की शॉर्टकट होती है Ctrl+F9 और रिस्टोर की शॉर्टकट होती है Ctrl+F5। ठीक है, अगर हमें ये जो कंट्रोल बटन होते हैं इन तीनों को ओपन करना हो तो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है Alt+Space। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा टाइटल बार होता है उसके ठीक नीचे मेन्यू बार बना होता है। ठीक है, जो मेन्यू होते हैं इनमें अलग अलग कमांड्स दी होती है। ठीक है, तो कमांड की लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। ठीक है, इनमें जितनी भी अलग अलग मेन्यू दिए होते हैं इनकी अलग अलग कमांड होती है। ठीक है, जिससे ये जो भी है पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू के नाम का वो लेटर जो अंडरलाइन किया जाता है वह हम आल्ट की के साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सेल शीट में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कुछ वर्टिकल लाइंस होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम कॉलम कहते हैं। जहाँ एक रो और कॉलम मिलता है वहाँ एक सेल बनता है। ठीक है, वहाँ क्या बनता है, एक सेल बनता है। जो एक सेल होता है उसमें मैक्सिमम 32,767 करैक्टर लिखे जाते हैं। कितने करैक्टर लिखे जाते हैं 32,767 करैक्टर लिखे जाते हैं। ठीक है, कॉलम जो होते हैं वर्तमान में जिस सेल पर काम किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जिस सेल पर काम किया जाता है उससे हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक्सेल 2003 में कितनी रोज़ होती थी, कितने कॉलम होते थे और कितने सेल होते थे, और एक्सेल 2007 में कितनी रोज़ होती थी, कितनी कॉलम और कितने सेल होते थे। तो जो एक्सेल 2003 में है उसमें जो रो की संख्या थी वो थी 65,536। 65,536 जो थी हमारी रो की संख्या थी। ये सिर्फ एक्सेल की एक शीट की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेल 2003 में रो जो होती थी उसकी संख्या होती थी 65,536 और जो कॉलम होते थे वो होते थे 256। ठीक है, जो कॉलम की संख्या थी वो थी 256 और जो सेल थे वो थे 1,67,77,216। 1,67,77,216। 1,67,77,216 सेल होते थे। ठीक है, एक्सेल 2003 में। अब हम एक्सेल 2007 की बात करते हैं तो इसमें रो कितनी होती थी 10,48,576। 10,48,576। ये आपने लर्न कैसे करना है, एक एक आपने जो संख्या है इसको 5 5 6 6 बारी बोलना है तभी आपको ये लर्न होगी। ठीक है, कॉलम कितने होते थे 16,384। जो एक्सेल 2007 है उसमें कॉलम की संख्या कितनी है 16,384 और जो हमारे सेल हैं वो कितने हैं
17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69 हज़ार 184। 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69 हज़ार 184। 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69 हज़ार 184। ठीक है। तो रो की संख्या होती है 65,536 2003 में, कॉलम थे 256 और सेल थे 1,67,77,216। ठीक है। एक्सेल 2007 की बात करें तो हमारी जो रो थी वो थी 10,48,576। जो हमारे कॉलम थे वो हैं 16,384 और जो हमारे सेल हैं वो है 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69 हज़ार 184। ठीक है। तो ये हमने जो एक्सेल 2003 और एक्सेल 2007 की बात की है। ठीक है। उसके बाद जो कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है, कॉलम होते हैं वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो शीट होती है हमारी, जैसे मान लो कि ये एक्सेल की शीट दी हुई है। ठीक है। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया होता है ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है। तो जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी रो होती हैं उसको नंबरिंग होती हैं, उसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्सेल 2003 था उसमें लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या होता था, IV होता था। ठीक है। मान लो कि हमारे पास जैसे कोई शीट दी हुई है। ठीक है। कोई शीट दी है, उसमें सबसे पहले तो A to Z कितने कॉलम आ जाएंगे, A से Z तक 26 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोबारा से इसकी शुरू होती है तो AA to AZ तक हमारे कितने हो जाएंगे, 26 दूना 52। ठीक है। तो 52 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। 52 कॉलम हो जाएंगे। तो इस तरह जो हमारे एक्सेल 2003 में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस होगा, जो सबसे लास्ट वाली कॉलम आएगा उसका एड्रेस आएगा IV। ठीक है। एक्सेल 2003 में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस आएगा IV और एक्सेल 2007 में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या होगा, XFD। ठीक है। अगर हम A से स्टार्ट करेंगे तो एक्सेल 2003 में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस IV आएगा और एक्सेल 2007 में लास्ट वाले कॉलम का एड्रेस क्या आएगा, XFD। तो ये आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि एक्सेल 2003 में लास्ट वाले कॉलम का क्या एड्रेस था और एक्सेल 2007 में लास्ट वाले कॉलम का क्या एड्रेस था। ठीक है। जब भी किसी सेल का एड्रेस दिया जाता है तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जब भी हम किसी सेल का एड्रेस देते हैं तो सबसे पहले कॉलम का नाम आता है। ठीक है। उसके बाद रो का नंबर आता है। ठीक है। ये मैं आपको एक्सेल की शीट में समझा दूंगी। ठीक है। एक्सेल में जब हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्सेल की शीट में हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए फंक्शन या फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं या रेडीमेड हैं, ठीक है, उन्हें फंक्शन कहते हैं और जो हमें खुद बनानी पड़ती है उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। यदि किसी सेल में फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो वह कहाँ डिस्प्ले होता है, ऊपर फॉर्मूला बार दिया होता है एक्सेल शीट में, वहाँ पे डिस्प्ले होता है। अदरवाइज एक्टिव सेल के कंटेंट जो है वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होंगे। फॉर्मूला बार के द्वारा किसी भी सेल की एंट्री को एडिट किया जा सकता है। जो हमारा फॉर्मूला बार दिया होता है एक्सेल शीट में उसमें किसी भी सेल की एंट्री को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। F2 क्या होता है, एडिट द सेल एंट्री। अगर हमें सेल की एंट्री को एडिट करना है तो हम F2 का यूज़ करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा है राम। ठीक है। ये कोई सेल है, मान लो ये हमारे पास कोई सेल है। ठीक है। ये एक सेल है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है राम। ठीक है। अगर हमें इस सेल की एंट्री को एडिट करना है, ठीक है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, F2। अगर हम सीधे कर्सर को इस सेल पे ले जाएंगे और इसके आगे हम कुमार लिखेंगे तो ये जो राम है ये मिट जाएगा। ठीक है। डिलीट हो जाएगा ये। तो हम अगर सेल की एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस करेंगे। अगर हमारी सेल की एंट्री जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है, जैसे हमने राम लिखा है यहाँ पे, तो हमारी सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है। हमें नेक्स्ट वाले सेल में जाना है तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमें सेल की एंट्री को डिलीट करना है तो हम एस्केप प्रेस करेंगे, Alt+Enter, एक सेल में डाटा नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। ठीक है। मान लो हमारे पास ये सेल है, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं राम,
इधर लिख देते हैं कुमार, ठीक है, कुमार लिख देते हैं। हमें इस तरह से नहीं लिखना है, हमें लिखना है इस तरह से, राम ऊपर आएगा और कुमार जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। अगर हमें इस तरह से सेल की एंट्री को एडिट करना है या फिर हम एक ही सेल में डाटा नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर जो है हम प्रेस करेंगे। एक सेल में डाटा नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर की को प्रेस किया जाता है, ठीक है। अब मैं एक्सेल शीट से आपको समझाती हूँ। ये है, मान लो हमारे पास एक एक्सेल शीट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर ब्लू कलर की एक पट्टी बनी होती है, ठीक है, सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी बनी होती है, ये जो पट्टी बनी होती है इसको क्या कहते हैं, हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, टाइटल बार कहते हैं। और ये जो होते हैं तीन, ये होते हैं हमारे कंट्रोल बटन, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, इसको रिस्टोर भी करते हैं, और ये क्रॉस का, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि एक्सेल की शीट में जो है वो राइट हैंड साइड पे कंट्रोल बटन बने होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल बार का बता दिया था, ये होता है हमारा व्यू बटन, इससे हम एक्सेल की शीट को व्यू कर सकते हैं। जूम बटन, इससे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे एक्सेल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, एक्सेल की शीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है। जैसे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, और ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कॉलम कहते हैं। जहाँ पे एक रो और कॉलम मिलता है वहाँ पे क्या बनता है, सेल। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये हो गए सेल। जो एक सेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने करैक्टर लिखे जाते हैं, तो 32,767 करैक्टर जो है वो एक सेल में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्तमान में जिस सेल पर भी काम किया जा रहा है, जैसे वर्तमान में हम इस सेल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में हम इस सेल पर काम कर रहे हैं तो इस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। जब भी, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे कॉलम होते हैं उनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी रो होती है उनको नंबरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब भी किसी सेल का एड्रेस दिया जाता है तो पहले कॉलम का नेम आता है, ठीक है, उसके बाद रो का नंबर आता है। जैसे हम किसी सेल का एड्रेस देना चाहते हैं तो पहले कॉलम का नेम आएगा, कॉलम का नेम मान लो हमारा बी आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कॉलम का नेम आ गया हमारा बी, ठीक है, और हमारा रो का नंबर आ गया 2, तो सबसे पहले हमारा कॉलम का नेम आता है, उसके बाद हमारा रो का एड्रेस आता है, ठीक है। एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, फंक्शन या फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है वो इनबिल्ड होता है, बनाया होता है या रेडीमेड होता है, ठीक है, उसको फंक्शन कहते हैं। और जो फॉर्मूला होता है वो हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। जो भी हम, यदि किसी सेल में फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो वह कहाँ डिस्प्ले होता है, वह डिस्प्ले होता है फॉर्मूला बार में। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है, ये यहीं पे डिस्प्ले होता है। जब भी किसी सेल में फंक्शन, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, इसमें हम फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा, ठीक है। मान लो कि हम कोई भी जैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 4 5, है ना, जो भी ये सेल्स होते हैं, तो जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। जो हमारे एक्टिव सेल के कंटेंट है वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। फॉर्मूला बार के द्वारा ये जो हमारा फॉर्मूला बार होता है इसके द्वारा हम किसी भी सेल की एंट्री को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी सेल की एंट्री को एडिट कर सकते हैं। जो हमारी F2 की होती है
वो सेल की एंट्री एडिट कर लेती है। मान लो यहाँ पे टाइटल बार लिखा है, ठीक है। अब हम इसको एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 की प्रेस करेंगे। अगर हमारे सेल की एंट्री एडिट हो गई है, अगर हम उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। अगर हम सेल की एंट्री को कैंसिल करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करेंगे। अगर हम एक ही सेल में डाटा नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं तो हम Alt + एंटर की जो है वो प्रेस करेंगे। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।